जय हिंद बच्चों। कार्बन का दूसरा लेक्चर देखिएगा। आप लोग को कार्बन से संबंधित कुछ नोट पॉइंट को लिखाया गया था। उनमें से ये भी था नोट पॉइंट में कि कार्बन को अद्वितीय तत्व, यूनिक, यूनिक मतलब ऐसा कोई नहीं, बस इतना समझिए, यानी कार्बन के जैसा कोई नहीं है ने। तो यूनिक तत्व क्यों कहते हैं, क्यों इसको यूनिक तत्व कहा जाता है? तो यूनिक मतलब क्या बताया कि इसके जैसा कोई नहीं, इसलिए इसको यूनिक तत्व कहते हैं। यदि मान लेते हैं हम कोई वस्तु को निर्माण किए और उस वस्तु के जैसा इस ब्रह्मांड में कोई नहीं हो तो ये यूनिक कहलाएगा, यानी बस तेरे जैसा। यदि किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को है ने, अब कह दे बापू के जैसा, तो बापू भी एक यूनिक व्यक्ति है, क्योंकि बापू जैसा कोई नहीं। उनसे अच्छा हो सकता है, उनसे खराब हो सकता है, जो जिसका कोई नकल नहीं हो, कोई दूसरा पार्ट नहीं हो, उसमें हम यूनिक कहते हैं। आइए, तो यूनिक मतलब हिंदी में बोलते हैं उसको अद्वितीय। तो कार्बन जैसा कोई तत्व नहीं है। आप लोग कुल मिलाकर के 114 तत्वों के बारे में जाने हैं, उस 114 में से ही कार्बन है रोल नंबर 6, यानी इसकी परमाणु संख्या 6 है। आपको इस चैप्टर में शुरू में डिटेल बता दिया है। जो बच्चा को पीछे वाला वीडियो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लेंगे, तभी वीडियो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। हर एक वीडियो को कंटिन्यू देखें और पूरा। तो ये यूनिक तत्व है। क्यों इसको यूनिक तत्व कहा जाता है, इस पर मैंने प्रश्न बना दिया कि कार्बन एक अद्वितीय तत्व है, क्यों इसको कहा जाता है। तो अभी तो आपको एक के शब्द में तो सीख गए भाई कि अद्वितीय का मतलब बस इसके जैसा कोई नहीं। क्यों क्यों कोई नहीं है? क्योंकि प्राकृतिक में पाए जाने वाला वह तत्व है। कार्बन जो है ये प्राकृतिक में पाए जाने वाला तत्व है। आपको इसका एक बताए थे कि एक अपरूप भी होता है, पीछे वाला वीडियो में बताया जा चुका है, जो सबसे अधिक यौगिक का निर्माण करता है। आपको पीछे वाला वीडियो में बताए थे कि कार्बन और हाइड्रोजन तथा इसको और मदद करने वाला SON तथा और मदद करने वाला P तथा और मदद करने वाला हाइड्रोजन परिवार, ये कार्बन और हाइड्रोजन केवल मिल कर करके करोड़ों की संख्या में यौगिक बना चुका है। जबकि कार्बन और हाइड्रोजन को एक तरफ रखा जाए, कार्बन और हाइड्रोजन को एक तरफ रखा जाए और बाकी 114 तत्वों में 2 तत्व को निकाल करके अलग कर दिया जाए, तब जाकर करके यह करोड़ों की संख्या में इसकी कंपाउंड है। देखिए ना, आपको तो सीधे से एक ही सेंटेंस से बताए थे कि नजर जिधर जिधर जाए उधर बस तू ही नजर आए, बस तू ही ना कार्बन नजर आए। यदि बस कपड़े पर नजर जा रहा है तो वो कपड़े भी बना हुआ है कार्बन, यानी उसमें कार्बन है। लकड़ी पर नजर जा रहा है तो वो लकड़ी में भी कार्बन है। यदि पेड़ पौधे पर नजर जा रहा है तो उसमें भी कार्बन है। कोई जीव जंतु पर नजर जा रहा है तो उसमें भी कार्बन है। तो आपका नजर जिधर जाएगा उधर ही है नहीं। श्वास यदि हम लोग लेते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित, आपको बताया गया है कि वायुमंडल में कार्बन नहीं बल्कि कार्बन संयुक्त अवस्था में है नहीं। उससे भी रिलेटेड एक आगे प्रश्न बन रहा है नहीं, सार्वभौमिक तत्व। इसको 2 नामों से जानते हैं, एक अद्वितीय तत्व, दूसरा सार्वभौमिक तत्व। दोनों का सेंटेंस में थोड़ा सा अंतर है नहीं। तो यह जो है यह सबसे अत्यधिक यौगिकों को निर्माण करता है, इसलिए इसको अद्वितीय तत्व, यूनिक तत्व कहा जाता है। क्योंकि इतना यौगिक बनाने वाला और कोई तत्व नहीं है, ओनली वन कार्बन है, इसलिए इसको अद्वितीय तत्व। सार्वभौमिक मतलब होता है सभी जगह उपस्थित होना, हर चीज में उपस्थित होना, हर सांसों में, सांस में देखो कार्बन को सार्वभौमिक तत्व। आप सांस भी लेते हैं तो उस सांस में भी कार्बन की उपस्थिति होती है। आपको बायोलॉजी चैप्टर में बताया था है ना, श्वसन चैप्टर में, कि किस तरीके से ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच आदान प्रदान की क्रिया होती है। वह तो वहां पर भी कार्बन है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो कार्बन को सार्वभौमिक तत्व क्यों कहा जाता है, मैंने पीछे नोट पॉइंट में लिखाए थे।
कि कार्बन को सार्वभौमिक तत्व कहा जाता है। आज उस पर प्रश्न बना दिए कि कार्बन को सार्वभौमिक तत्व क्यों कहा जाता है, क्योंकि कार्बन जो है जो मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाए जाने वाला तत्व है। मुक्त अवस्था में आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि हीरा है, ग्रेफाइट है, कोयला है, फ्लोरीन है, ये सब मुक्त अवस्था में है। संयुक्त अवस्था में क्या क्या है, तो दवा है, प्लास्टिक है, कपड़ा है, कागज है, कोयला नहीं भाई, रबड़ है, रंग है, साबुन है, अपमार्जक है, पेड़ पौधा है, जीव जंतु है, सूक्ष्म जीव है, चमड़ा, रुई, प्रोटीन, ये सब जो है विद्यार्थी संयुक्त अवस्था में। तो कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जो मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग विद्यार्थी क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक तत्व कहते हैं। अब तीसरा प्रश्न ये उठता है कि सर इतना अत्यधिक यौगिक क्यों बना रहा है जबकि दूसरा तत्व इतना यौगिक नहीं बनाता है, इसका क्या वजह है? तो आइए हम इस प्रश्न पर अब वजह इस प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं, है ना। सबसे पहली बात कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4। पीछे बताए थे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन और भी तो 4 होता है, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं इस संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर सकता, बल्कि ये साझेदारी करता है। क्या करता है? साझेदारी करता। और साझेदारी करने के बाद आपको 4 इलेक्ट्रॉन इसका बाहरी कक्षा में था और साझेदारी कर करके 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा, तो ये अपने निकट वाले निष्क्रिय गैस, देखिए ये तो 2 और 4 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए थे विद्यार्थी, और 4 ये और बना लेगा, तो 4 और 4 कितना हो गया? 8 हो गया। तो 8 और 2 10, 10 किसका होता है? नियोन का। यानी कार्बन किसकी निष्क्रियता को प्राप्त करता है? नियोन की निष्क्रियता को प्राप्त करता है, इसी को उत्कृष्ट गैस कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकता है कि कार्बन कौन सी निष्क्रियता को प्राप्त करता है या कौन सी उत्कृष्ट गैस में जाना चाहता है, तो आपको याद रहेगा नियोन में जाना चाहता है, नियोन में जाता है ना। तो ये जो है विद्यार्थी कि 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो एक फायदा उठाता है। सबसे पहले फायदा तो ये उठा लिया कि इलेक्ट्रॉनों के साथ ही साझेदारी कर लेता है। दूसरा फायदा क्या उठाता है विद्यार्थी? ये एकल सहस्वयं बंधन बनाता है, द्विसहस्वयं बंधन बनाता है, त्रिसहस्वयं बंधन बनाता है। हमने पीछे वीडियो में सभी को बता दिए हैं, एकल सहस्वयं बंधन भी बता दिए, द्विसहस्वयं बंधन बता दिए, त्रिसहस्वयं बंधन बता दिए, और ऑफलाइन में हम आप लोग को बंधन पूरा डिटेल से बता दिए थे, है ना। तो इसके बाद विद्यार्थी एक तो सबसे पहली वजह है कि यह इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करता है, दूसरा वजह हो गया कि यह तीनों प्रकार के सहस्वयं बंधन बनाता है, और तीसरा बात है विद्यार्थी इसमें अपरूपता का गुण पाया जाता है, वो अभी हम नहीं बताए, इसके आगे बताएंगे। यह कार्बन जो है इसमें अपरूपता का गुण पाया जाता है। कार्बन जो है एक विद्यार्थी यह बंद श्रृंखला वाला, खुला श्रृंखला वाला और शाखित युक्त श्रृंखला वाले यौगिकों का निर्माण करता है, जबकि ऐसा कोई तत्व यौगिकों को निर्माण नहीं करता है। ये कई अपरूपों में पाया जाता है। इस यहाँ पर बात भी तो आया था विद्यार्थी, कई अपरूपों में भी पाया जाता है। इसके अलावे यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के तत्वों के साथ ये बंधन बनाता है। इसके साथ भी कई प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया करता है, जैसे हम आगे बताएंगे हाइलोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, प्रतिस्थापन क्रिया। तो ये सारी क्रियाओं के साथ साथ ये जो होती है काफी अत्यधिक यौगिकों का निर्माण करता है। इसके अलावे भी एक और गुण है, वह केटेनेशन प्रॉपर्टी। यही सब गुणों के कारण यह अत्यधिक यौगिकों का रचना करता है। जब हम इस बात को लिख डालेंगे, जितना बात बताए हैं उनमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सारी बातों को लिखना तो पॉसिबल नहीं है, अब जितना बात हम बोल दिए उसको 1-2 बार रिपीट करके सुन लीजिएगा, क्योंकि लिखने वाला बहुत टफ काम होता है भाई। तो यहाँ पर हम आपको 2, 4, 5 गो 6 गो जहां तक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उस सारी पॉइंट को लिख डालते हैं। आगे इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। देखिए विद्यार्थी, हम आपको अभी जो समझाए उसी को यहाँ पर लिख दिया गया है कि कार्बन अधिक, क्वेश्चन बना दिए हैं, कार्बन है विद्यार्थी यहाँ पर क्यों, कार्बन अधिक यौगिकों को रचना क्यों करता है, यानी कार्बन अधिक यौगिक क्यों बना रहा है, क्यों बनाता है,
क्या गुण है जिसके कारण यह अधिक यौगिक बनाने का काम करता है ना। तो आइए उसी में से जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप सबके बारी बारी से पढ़ना है ना। इसमें सबसे पहला हम लोग को है कार्बन में अपरूप के गुण होता है। हम इस अपरूप के गुण को तुरंत आगे पढ़ा रहे हैं, तुरंत आगे। अपरूप के गुण होता है कार्बन, आपको हमने बताया कि एकल सस्वयं बंधन भी बनाता है, द्विसस्वयं बंधन भी बनाता है, त्रिसस्वयं बंधन बनाता है। यानी एकल कोवैलेंट, वन कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट, तीनों प्रकार के यह सहसंयोजक बंधन बनाता है। ठीक है। कार्बन जो है विद्यार्थी धनात्मक एवं ऋणात्मक तत्व दोनों को बारे में हमने पहले भी बताया। धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार के तत्वों के साथ ये बंधन बनाता है। कार्बन बंद श्रृंखला, बंद खुली श्रृंखला, श्रृंखला को चेन बोलते हैं, वाले यौगिक बनाता है। हम आगे आपको बता रहे हैं कार्बन केटेनेशन गुण दर्शाता है, प्रदर्शित करता है, शो करता है। और ये सारा गुण दूसरे तत्वों में ऐसा नहीं करने का है, इसलिए कार्बन अत्यधिक यौगिकों का रचना कर रहा है। तकरीबन करोड़ों की संख्या में इसकी कंपाउंड है। इस बातों को याद रखिएगा। यदि ऑप्शन में कह दे कार्बन की अधिक से अधिक कितने, तो आप लोग को बुकों में जो दिया गया है वो 10 लाख दिया गया है, लेकिन जितनी भी दवाइयां हैं लगभग सब में कार्बन है, जितने भी पेंट है सब में कार्बन है, जितने बराबर प्लास्टिक है सब में कार्बन है, खाने वाले जितने भी भोज्य वस्तुएं हैं, भोज्य खाद्य वस्तुएं, सब में कार्बन की उपस्थिति है। बस एक और तरीका याद रहे कि जिन वस्तुओं को जलाते हैं और जलाने के बाद जलना प्रारंभ करता है, लगभग उन सभी वस्तुओं में कार्बन होती है। इसलिए इस सब चीजों को याद रहे कि इसकी संख्या तकरीबन करोड़ों में है ना। 10 लाख 20 लाख यदि कोई किताब में दिया हुआ है तो वो भी सही है, क्योंकि वो सिर्फ उन यौगिकों के बारे में दिया गया है जो यहाँ पर सिर्फ इस केमिस्ट्री में यानी कार्बन में पढ़ना उनके वर्णन किया गया। तो इसको आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हम अब अगला पहला टॉपिक पर चलते हैं। ये पहला टॉपिक पर कि अपरूपता क्या है, इसके पूरा वर्गीकरण लिखेंगे, फिर से हम बता देते हैं तब लिखेंगे। अपरूपता, अपरूप, आप लोग हीरा और ग्रेफाइट के बारे में बहुत पहले से भी जानते हैं कि हीरा जो होता है कुचालक होता है, ग्रेफाइट जो होता है सुचालक होता है ना। हीरा जो होता है विषैला होता है, ग्रेफाइट विषैला नहीं। ये सब भौतिक गुण है जिसका भौतिक गुण लगभग अलग होता है, और रासायनिक गुण क्या होता है, थोड़ा सेम होता है, थोड़ा अलग भी होता है, थोड़ा सेम भी होता है। इसलिए इसी गुण के आधार पर दोनों को के मिला करके दे दिया जाता है, तो बन जाता है अपरूप और अपरूपता का परिभाषा कि वह तत्व के भिन्न भिन्न रूप, एक तत्व के भिन्न भिन्न रूप, वह तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिसका भौतिक गुण असमान और लगभग रासायनिक गुण समान हो, लगभग रासायनिक गुण समान हो, तो उसी को अपरूप कहते हैं तथा इस घटना को अपरूपता कहते हैं। इस घटना को अपरूपता कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर सम इक्वल, मतलब कुछ समान होता है। हम आगे बताते हैं दोनों को, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, तो दोनों को समान होता है। तो उसी को जिस तत्वों में, फास्फोरस में भी अपरूपता होता है, आप लोग को पता होगा कि लाल फास्फोरस, सिंदरी फास्फोरस, बैगनी फास्फोरस, ये सब फास्फोरस के अपरूप है। तो विद्यार्थी इस बातों को याद रहे कि सबसे ज्यादा अपरूपता का गुण, अपरूप का गुण जो होता है वो होता है किसमें, तो कार्बन में होता है, जिसका भौतिक गुण असमान और रासायनिक गुणों में समानता होती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं अपरूप। और इसी घटना को एक साथ, चूंकि कुछ समान आ रहा है कुछ असमान, तो एक प्रकार की घटना है, तो इसी घटना को अपरूपता कहते हैं। तो कभी पूछ देता है कि अपरूप किसे कहते हैं, कार्बन के अपरूपों को लिखे। अपरूपता किसे कहते हैं, कार्बन के अपरूपों को लिखे। तो बाबू सिर्फ लास्ट में अपरूप की परिभाषा लिख कर करके एक शब्द क्या मिला देंगे, अब इस घटना को अपरूपता कहते हैं, यानी वह तत्व जिसका भौतिक गुण असमान और रासायनिक गुणों में समानता होती है उसे अपरूप कहते हैं, तथा इस घटना को अपरूपता कहते हैं। तो अपरूप और अपरूपता का परिभाषा एक ही रूप में होता है, सिर्फ घटना, अपरूप की घटना अपरूपता कहलाता है। और ये कार्बन में दो रूप में होती है, रवेदार और बेरवेदार, रवेदार और बेरवेदार।
रवेदार मतलब हो गया मुक्त और बेरवेदार मतलब हो गया संयुक्त। रवेदार में आ गया है आपको 2 गो हीरा और ग्रेफाइट, और बेरवेदार में आपको आ जाता है 3 गो, है ने। एक को हम लोग बोलते हैं कोयला, एक को बोलते हैं हम लोग चारकोल, एक को बोलते हैं हम लोग काजल। चारकोल में भी 3 गो आता है, रक्त चारकोल, अस्थि चारकोल, लकड़ी चारकोल। इस प्रकार से विद्यार्थी हम पूरा इसका वर्णन करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो ये आपको क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है और आ भी सकता है। ये कहिए थोड़ा संभावना इसलिए कम गया है कि ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछता है, सब्जेक्टिव कम पूछता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए अपरूपता से आप क्या समझते हैं? यहाँ प्रश्न बनता है अपरूपता से, लेकिन परिभाषा पहले अपरूप पर जाएगा, इसके बाद उस घटना को अपरूपता कहते हैं। हम आपको बताए हैं सिंपल सी वही बात को आपको याद रखना है कि कोई तत्व हो और जिसका भौतिक गुण अलग हो, एकदम अलग, और रासायनिक गुण थोड़ा समान हो जाए, अलग तो हमें करेगा लेकिन थोड़ा क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, तो उसी गुण को अपरूप कहते हैं। तथा उस घटना को, दोनों में फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में जो थोड़ा अंतर आया, उसी घटना को अपरूपता कहते हैं। यहां पर वही चीज को लिख दिया, वह तत्व के विभिन्न रूप जिसका भौतिक गुण असमान, बिल्कुल अलग, तथा रासायनिक गुण लगभग समान हो। लगभग, जैसे हम आपको पढ़ाएंगे कि कार्बन में जो अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट का जब बात हम करेंगे तो इसको भी सी से संकेत करते हैं, रासायनिक संकेत सी, इसका भी रासायनिक संकेत सी। तो कुछ अंतर हुआ? कोई अंतर नहीं। इसमें जितना भी है, इधर हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, चारकोल, कार्बन का जल, हम सब बता रहे हैं, रक्त चारकोल, अस्थि चारकोल, लकड़ी चारकोल, सबको सी से लिखते हैं। सभी का रासायनिक संकेत क्या हो गया? सी हो गया भैया। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसमें जो होता है कार्बन कार्बन जुड़ा रहता है और चतुष्फलकीय संरचना बनाता है, और इसमें कार्बन कार्बन जुटा रहता है, षष्ठफलकीय रचना बनाता है। तो सर बली तो अंतर हो गया। तो हमने क्या लिखा भाई कि लगभग सब समान। जुटल है केकरा केकरा से? तो कार्बन में जुटल है, हाँ, जुट करके चतुष्फलकीय बनाया और षष्ठफलकीय बनाया, तो वही ना अंतर आया। तो एक गुण लगभग केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा थोड़ा समान पाया जाएगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल असमान रहे। तो उसी गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं? अपरूप कहते हैं, तथा उस घटना को अपरूपता कहा जाता है। यानी परिभाषा क्या बन गई विद्यार्थी? वह तत्व के विभिन्न रूप जिसका भौतिक गुण असमान, बिल्कुल अलग, तथा रासायनिक गुण लगभग समान होता है, उसे अपरूप कहते हैं। तथा इस घटना को क्या कहते हैं विद्यार्थी? क्या कहते हैं? तो अपरूपता कहते हैं। तो यदि अपरूप से परिभाषा आवे या अपरूपता से परिभाषा आवे तो आपको इतना पूरा लिखना पड़ेगा। इसका 2 रूप है, किताबों में डायरेक्ट लिखता है हीरा और ग्रेफाइट, अधिकांश लोग यही लिखते हैं, लेकिन मेन रूप 2 गो कौन है? रवेदार, बेरवेदार, शुद्ध रूप और थोड़ा अशुद्ध रूप। शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप। शुद्ध में कौन कौन आता है? मुक्त अवस्था में कौन कौन आता है? हीरा ग्रेफाइट आता है ना। यहाँ पर इसका फिर से वर्णन है, हम आगे कर रहे हैं। यहाँ आते हैं कोयला। आप खनिज कोयला के बारे में पढ़े होंगे, ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे, है ना, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। तो कोयला एक खनिज कोयला है। ये चारकोल है। कौन चारकोल है? तो कोई दहनशील पदार्थ को जलने के बाद बनता है, तो उसको हम लोग चारकोल कहते हैं। तो यहाँ चारकोल के यहाँ 3 रूप हो गया। यदि हम लोग कोई जीव जंतु का रक्त को देखते हो, कितना बहुत लोग खस्सी को काटता है, फिर उसको क्या करता है कि ब्लड को छान करके उसको फ्राई करके खाते हैं। तो खाता है कौन चीज? रक्त चारकोल। रक्त चारकोल, जला हुआ कोयला। यानी किसका जला हुआ? तो रक्त का जला हुआ, है ना। अस्थि चारकोल, यदि कोई जीव जंतु मर जाता है, मरने के बाद उसको जलाया जाता है, तो जलाने के बाद जो हड्डियां बचती है उसको फिर जलाइएगा तो फिर से जलेगा। इसको द्वितीयक ईंधन कहते हैं।
सेकेंडरी फ्यूल कहते हैं इसको विद्यार्थी, तो याद रहे। और ये चारकोल अस्थि चारकोल है। लकड़ी चारकोल, लकड़ी को जलाने के बाद जो बचता है उसको हम लोग लकड़ी चारकोल, कास्ट कोयला, कुछ लोग कठ कोयलवा भी कहते हैं। तो ये हो गया आपको चारकोल का 3 भाग। कोयला को जलाने के बाद भी जो अवशेष बचता है उसको कोक कहते हैं। वो ईंधन का सबसे अच्छे क्वालिटी होते हैं, उसमें आपको कार्बन लगभग 85 से 90% तक होता है नहीं। उसका उपयोग किया जाता है धातु के निष्कर्षण में। उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? धातु के निष्कर्षण में। हम कोक का उपयोग खाना बनाने के रूप में नहीं कर सकते हैं, कोयला का उपयोग कर सकते हैं लेकिन कोक का नहीं कर सकते हैं विद्यार्थी। वो सबसे अच्छे क्वालिटी होता है जिसका उपयोग धातु के निष्कर्षण में किया जाता है। तो अब है कार्बन कज्जल। एक कार्बन काजल का नाम सुना है? काजल, और वो भी कौन सी काजल? ये लेक्मिन है, लुकमिन है। ये तो आ गया एकदम पेंसिल वाला लगाते धक-धका के चपचपा के नहीं। जो ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके माँ बहनें जो घरों में बनाती है कि एक दिया लिया जाता है, उसमें वनस्पति तेल यानी खास करके सरसों का तेल, सरसों के तेल एक बाती लगा दी जाती है और एक बाती के ऊपर से एक बर्तन को ढक दिया जाता है और वो गैस जा जा करके जमा होता है। वो बन गया आपको कोयला। उसमें फिर वनस्पति तेल डालिए और चपका के लगा दीजिए बहराक, वो बन गया आपको कार्बन कज्जल। तो ये सब जला हुआ भाग है, सब जला हुआ भाग है। तो ये आपको कहलाएगा रवेदार है नहीं, सॉरी वे रवेदार कहलाएगा विद्यार्थी। एक कोयला आता है, एक चारकोल आता है, कार्बन कज्जल। इसको गैस कार्बन भी कहते हैं, इसको गैस कार्बन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस कार्बन, गैस कार्बन भी कहते हैं। और ये हो गया रक्त चारकोल। रक्त को जलाने के बाद अब जो बचेगा, अस्थि चारकोल हड्डियों को जलने के बाद जो बचेगा, लकड़ियों के बाद जलने के बाद जो बचेगा वो, और ये सभी द्वितीयक ईंधन कहलाता है। द्वितीयक ईंधन, लकड़ी है तो प्राथमिक ईंधन, और लकड़ी को जलने के बाद जो बच गया और फिर से जलने लायक हो सकता है तो उसको हम लोग द्वितीयक ईंधन कहते हैं। तो इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग अलग से हीरा और ग्रेफाइट का पूरा वर्णन करते हैं। जैसे इसमें बोला भौतिक गुण में असमानता। असमानता मतलब भिन्नता, भिन्नता मतलब अंतर। क्या अंतर है? तो पहले अंतर को हम आपको समझा देते हैं, इसके बाद दिखाते हैं। ये अंतर के बारे में आप वर्षों से जानते आए हैं, हीरा और ग्रेफाइट में अंतर। और हम आपको आज के ही वीडियो में शुरुआत में ही बता चुके हैं विद्यार्थी, हीरा और ग्रेफाइट में हीरा एक तो सबसे पहले बहुमूल्य है, मूल्यवान है और उसके अपेक्षा में सस्ता है, एक अंतर। दूसरा अंतर, ये कुचालक होता है, नॉन कंडक्टर, एक कंडक्टर होता है सुचालक। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि रासायनिक गुण में तो लगभग समान होता है। तो ये गोबल रासायनिक गुण लिखा दीजिएगा सर, तो वहां लिखिएगा ना भाई, ये चतुष्ट फलकीय होते हैं, ये षष्ठ फलकीय होते हैं, है ना। यदि अगला लिखाते हैं तो ये विषैला होता है, ये विषैला नहीं होता है। ये कठोर होता है, ये कठोर उसके अपेक्षा कठोर नहीं होता बल्कि स्नेहक होता है। हाँ पूछेगा, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में क्यों किया था, वो हम लिखा रहे हैं। कुचालक क्यों होता है वो भी हम बता रहे हैं, सुचालक ही क्यों होता है वो भी बता रहे हैं, ये ज्यादा कठोर क्यों होता है वो भी बता रहे हैं, हीरा चमकीला क्यों होता है वो भी बता रहे हैं। ये चमकीला होता है, चमकीला नहीं होता, नहीं यानी पारदर्शी होता है, पारदर्शी नहीं होता। तो ये दोनों में मुख्य रूप से इसका भौतिक गुणों के आधार पर अंतर लिखाया जाएगा। समझ रहे बात को? हम वहां पर लिख देंगे हीरा और ग्रेफाइट में अंतर, और ये जो रासायनिक गुण में एक अंतर आया था उस अंतर को भी लिखा देंगे, याद रहेगा बात को। और वहां पर स्टार मार देंगे, मतलब सारा अंतर रहेगा भौतिक गुण के आधार पर, और जो स्टार मारा हुआ है वो रासायनिक गुण के आधार पर। इसको एक स्क्रीनशॉट मारिए टपाक दो। देखो ये भी उसी तरह से इंपॉर्टेंट है, हीरा और ग्रेफाइट में अंतर। डायमंड ग्रेफाइट, इसको ग्रेफाइट भी कहते हैं, टभी और डभी। तो ग्रेफाइट में अंतर, तो एक तरफ डायमंड लिख दिए, एक तरफ ग्रेफाइट लिख दिए। यह सुचालक होता है, क्यों सुचालक होता है हम आगे बता रहे हैं, है नहीं। यह कुचालक होता है, यह पारदर्शी होता है, यह अपारदर्शी होता है, यह विषैले पॉइजन होता है और यह विषैले नहीं होता है, यह कठोर होता है और यह मुलायम जिसको स्नेहक भी कहते हैं।
मुलायम होता है विद्यार्थी, और यह चतुष्ट फलकीय और ये षष्ठ फलकीय। यहाँ हम देखिए स्टार मार दिए, इसका मतलब है कि ये जो है ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है और ये केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर आपको बताया जा चुका है। तो ये है हीरा और ग्रेफाइट में अंतर। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहीं से कार्बन का मेन शुरुआत होता है। तो ये आप लोग क्लास को पूरी अंत तक सारे वीडियो को देखें और सारे को नोट्स बनाते जाएं। हम आगे और डिटेल करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।